वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको दोबारा से वेलकम कहेंगे हम सच सवेरा में। हमारा आज का सच सवेरा मज़ीद प्यारे प्यारे गेस्ट से सज रहा है और सच सवेरा में बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर हम आ रहे हैं ताकि आपका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो। गुफ्तगू रहेगी हमारे मुख्तलिफ गेस्ट से और इसके अलावा हमारा सवाल भी रहेगा। सवाल के अलावा हमारा टॉपिक भी रहेगा। आज का सवाल पहले बताऊँ या टॉपिक पहले बताऊँ? पहले सवाल बता देते हैं। आज का सवाल ये है, कौन सी तारीख है जिसमें दिन और रात का दौरानिया एक जैसा होता है? मज़े की है, इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। अगर घर में बच्चे मौजूद हों तो उनसे पूछ लें कौन सी तारीख है जिसमें दिन और रात का दौरानिया एक जैसा होता है। इसलिए कह रही हूँ बच्चों से पूछ लें क्योंकि उनके सिलेबस में शामिल है। और इसके अलावा हमारे जो नए गेस्ट हैं उनसे भी आपको मुतारिफ़ करवाते हैं। लेकिन हमारा आज का टॉपिक बहुत अहम, बहुत खूबसूरत, वालदैन जो कि अल्लाह ताला का एक इनाम होते हैं, वालदैन जो कि अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग होते हैं, अल्लाह ताला का एक गिफ्ट होते हैं। वो वालदैन जो कि बच्चों के वालदैन जब हयात होते हैं तो उनके लिए एक दर जो है दुआ का खुला रहता है, रहमत का एक दर खुला रहता है। वो वालिदैन जो अपने औलाद के लिए हाथ उठा के हर वक्त दुआ गो रहते हैं, उन वालिदैन का, बल्कि हर वालिदैन का जो कि उन्हें पालते पोसते हैं, पैदा करते हैं, उनका एहतराम हम सब पर वाजिब है। लेकिन ना जाने क्यों आज हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि एहतराम जो है वो कम से कम बच्चों की तरफ से ये निगलेक्शन आ रही है, बच्चों की तरफ से ये कोताही आ रही है कि वालिदैन का वो एहतराम नहीं है। यकीनन आज के बच्चों को, आज के नौजवानों को अपने वालिदैन से मोहब्बत तो बहुत है, लेकिन एहतराम में कहीं वो कमी नज़र आ रही है जो पहले मौजूद थी या जो कि होनी चाहिए। माँ जिसको बहुत दर्जे दिए गए हैं और ये कहा गया है कि उसके कदमों तले जन्नत है, वो माँ जो खुद सारी रात जागती है लेकिन अपने औलाद को उसकी कोशिश होती है हमेशा ठंडी छाँव में रखे, उसे कोई तकलीफ़ ना आने दे, उसको कोई दुख ना पहुंचने दे। और वो बाप जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए, उनके लिए ज़रिया मुआश जो है वो उसको हैंडल करते हैं, कमा के लाते हैं ताकि उनके बच्चे, उनकी फैमिली जो है वो एक बेहतर लाइफस्टाइल गुजार सके, एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सके, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करते हैं। जी हाँ, वही वालिदैन जो अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने के ख्वाब देखते हुए बेपनाह मेहनत करते हैं। माँ बाप दोनों अपने अपने कैपेसिटी में घर में माँ उनकी तरबियत भी कर रही होती है, उनका ख्याल भी रख रही होती है, बाप जो है वो तरबियत भी कर रहा होता है और साथ ज़रिया माश जो है वो भी प्रोवाइड कर रहा होता है कि उनको एक बेहतर लिविंग मिले। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं और अपनी ज़िंदगियों में सेट होते चले जाते हैं, वो ये भूलते चले जाते हैं कि वालिदैन को भी वक्त चाहिए। वो ये भूलते चले जाते हैं कि वालिदैन को सिर्फ़ आपके दिल में मौजूद मोहब्बत काफ़ी नहीं है, उनको आपका दिया हुआ एहतराम भी चाहिए। वालिदैन जिनका एहतराम हम पे फ़र्ज़ है, हमारा मज़हब ये सिखाता है कि हमें अपने वालिदैन का एहतराम करना है। जहाँ 3 दर्जे माँ को मिले हैं बर्तरी में, वहाँ 1 दर्जा बाप को भी मिला है इनका। और हमारा मज़हब ये सिखाता है कि अपने वालिदैन को बुढ़ापे में उफ़ तक ना कहो। यकीनन इंसान जब बूढ़ा होता है, एज का प्रोसेस है, इंसान उम्र में बढ़ता चला जाता है और कहते हैं जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इंसान वो बच्चों की मानंद होता जाता है, उसको फिर से उसी प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, उसे फिर से उसी तवज्जो की ज़रूरत होती है। लेकिन ना जाने क्यों आज के नौजवान, आज के हम लोग जो हैं वो ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि वो ये बात भूल जाते हैं कि जो दिल में मोहब्बत है वो काफ़ी नहीं है। इस मोहब्बत को वहाँ तक पहुँचना भी चाहिए, वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। अगर हम आज के छोटे बच्चे भी देखें तो वो भी वालिदैन के एहतराम में बहुत पीछे रह गए हैं, कोताही कर रहे हैं। हमारे गेस्ट वेट कर रहे हैं कि हम कब उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हमारे आज जो गेस्ट मौजूद हैं, हनी बी के हवाले से हम बात करते हैं, शहद के हवाले से बात करते हैं। तो जहाँ कुरान में उसकी बहुत इफ़ादियत और अहमियत बयान की गई है शहद की, वहीं हमें भी पता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है शहद। लेकिन इस शहद की पैदावार पाकिस्तान में कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, हनी बीज़ के हवाले से बहुत कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी रिस्पेक्टेड डॉक्टर एलिज़ाबेथ स्टीफन वॉक चाओरे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे आपको और बिलेटेड ईस्टर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमारे जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, इसको कामयाब बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। जिस तरह के इनकी फील्ड है, ये डायरेक्टर हैं HBRI की और बहुत सा काम कर रही हैं पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इनका अपना पाकिस्तान है। बहुत सी गुफ्तगू करेंगे आज शहद के हवाले से, उसकी प्रोडक्शन के हवाले से। और हमारी सेकंड गेस्ट आपकी जानी पहचानी, जी हाँ, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और
गुफ्तगू हम आज करेंगे मुख्तलिफ मौजू पर, और उसमें कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं लोगों में जो कि इंसान को बड़ा परेशान कर देती हैं। आपके सामने कोई ऐसा शख्स बैठा हो, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा हो, या आपके मिलने वालों में कोई ऐसा बंदा हो जिसकी अजीबो गरीब सी आदतें हों कि आप ना उसे कहने जोगे हैं, ना आप उसे कह सकते हैं कि ये आप क्या कर रही हैं या आप क्या कर रहे हैं, या ना आप खुद आप शर्मिंदा हो रहे होते। ऐसी आदतें लोगों में क्यों होती हैं, उनको कैसे हैंडल करें, और ये कौन कौन सी आदतें हैं? जी हाँ, बहुत सी आदतें हैं। कोई सर खुजा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। एनीवेज, इन सब पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाइला सादत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम, खुश थैंक यू। और आज ब्लैक पहन के आई हैं आप। मैं आपकी वजह से ब्राइट कपड़े पहन के आती हूँ, आज आप ब्लैक पहन के आ गई। आज मैंने कहा थोड़ा सा मैं दूसरी साइड पे चली जाऊँ। आप साइकोलॉजिस्ट है ना, आपने कहा अब सोनिया मुझे पता चल गया था कि आपने बहुत अच्छे ब्राइट कलर्स पहने हैं आज मैं लिटरली नाइला ये सोच के आई हूँ कि नाइला बहुत ब्राइट कलर्स पहन के आज मैं भी। नहीं तो अच्छी बात है ना कि ब्लैक में होता तो भी बहुत ओवर हो जाना था। अच्छा ना, बाहर का एक समा हो जाता। एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर एलिज़ाबेथ। डॉक्टर एलिज़ाबेथ, वालिदैन का अदब एहतराम जी बिल्कुल जिस तरह पहले होता था अब नहीं होता, अभी यही देख रही हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होता है। अभी भी है। और घरों में तो सबसे पहले शायद यही बात बताई जाती है कि वालिदैन का आपने एहतराम करना है। और कलाम फरमा बरदारी भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन अदब कहीं कम हो गया। कलाम में हमारे मूसा पर जो 10 अहकाम नाजिल हुए थे, खुदावंद ने दिए थे, उसमें चौथा हुक्म यही है कि ऑनर दाई फादर एंड दाई मदर। That means you have to respect them, you have to respect them and love them. Right. और ये हर रिलीजन की जो है बुनियाद है। हर मज़हब यही सिखाता है कि अपने वालिदैन जो कि बहुत मुश्किल से एक औलाद को जन्म देते हैं, पालते हैं, तरबियत करते हैं, वो उनका एहतराम किया जाए, उनको वो रिस्पेक्ट दी जाए, उनको वो जगह दी जाए जो वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। और कहते हैं ना, माँ बाप दोनों जो हैं एक बच्चे की परवरिश में बहुत मेहनत करते हैं, तो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट उन तक मिलनी चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? जी, आपने पहले इतनी खूबसूरत बातें की हैं, सारा कुछ आपने बता दिया। रिस्पेक्टफुल, मतलब मैं भी ये कहूँगी कि पेरेंट्स, वालिदैन हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। हमें उस वक्त एहसास नहीं होता कि जब वो हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमें उनका एहसास तब ज़्यादा होता है ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि जब वो हमारे साथ नहीं होते। फिर हम उनकी हर चीज़ को मिस करते हैं, उनके प्यार को मिस करते हैं, उनकी गाइडेंस को मिस करते हैं। वो चीज़ें, मतलब मैं ये कहती हूँ ना कि उस वक्त ये होता है कि कई बच्चे, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हो, सारों पे तो अप्लाई नहीं होता, कुछ बच्चे कोताही करते हैं, नहीं पूरी तरह से तवज्जो करते पेरेंट्स की तरफ, उनकी पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन मैं सोनिया आपको बताऊं कि किसी ना किसी वक्त, चाहे वो किसी भी मकाम पे पहुंच जाएं, वो एक जो उनकी एक अंदर उनके सबकॉन्शियस में एक चीज़ रह जाती है ना, वो हमेशा उनको तंग करती है पेरेंट्स की तरफ से। ठीक है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है। मतलब माँ बाप का प्यार, बच्चों का प्यार एक दूसरे के साथ, बेशक आप उसको निगेट करते रहो, कई वजूहात होती हैं, कई साइकोलॉजिकल वजूहात होती हैं, बच्चे माँ बाप की आपस में नहीं बनती है, अक्सर हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं। लेकिन कहीं पे भी बच्चे रहें, माँ बाप कहीं पे भी रहें, उनका वो एक लिंक खत्म नहीं होता, रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है कि अगर हमारी किसी से हो जाती है आपस में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। क्योंकि मुझे इसलिए एहसास होता है कि जब पेरेंट्स नहीं होते तो आपको बहुत उनकी कदर होती है। तो मेरा तो ख्याल है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वही बात आपने जो कही कि रिश्ता आप कहीं भी हो ख़त्म नहीं होता। और एक मिसाल दी जाती है कि नाखून से जिस तरह गोश्त अलग नहीं हो सकता, इस तरह वालिदैन और बच्चों का ये जो रिश्ता है, चाहे वालिदैन और बच्चे जो है किसी और मुल्क में हो, किसी बच्चे प्रदेश में हो, या कितना ही फासला क्यों ना हो, या उसी घर में क्यों ना रह रहे हो, या उसी शहर में क्यों ना रह रहे हो, नाराजगी क्यों ना हो। और ये मेरा ख्याल है, नाराजगी अगर किसी की हो भी तो ये छोटी सी नाराजगी होती है। माँ बाप तो हमेशा बाहें खोल के बैठे होते हैं कि कब बच्चे आए, और मेरे ख्याल है बच्चों की तरफ से कोताही होती होगी। वेल, मैं सबके लिए नहीं कह रही, इन जनरल हम बात करें, और हम चाहेंगे आप भी इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। कमिंग बैक टू डॉक्टर एलिज़ाबेथ। डॉक्टर एलिज़ाबेथ, आपका नाम मुझे प्राइड एंड प्रेजुडिस के ज़माने में ले गया। अच्छा डॉक्टर एलिज़ाबेथ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, शहद की पैदावार जो है, जहाँ हनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ ज़राअत में इसकी क्या हेल्प, ये किस तरह हेल्प करती है, मावन साबित होती है? शहद की मक्खियों का जो है वो पौधों से चोली दामन का साथ है। वो अपनी बका के लिए, अपने बच्चों की खुराक के लिए जाती है फूल वाले पौधों पर, जहाँ से उसने जरगुल और नेक्टर यानी फूलों का रस लेना होता है, और वो लेके आती है अपने छत्ते में। ठीक है, और अपने बच्चों को खुराक खिलाती है। और इसी दौरान वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है
फ्री सर्विस ऑफ, वो है पॉलिनेशन, अम्ल ज़ीरगी, ठीक है, जिससे आपका बीज बनेगा, जिससे आपका अच्छा फल बनेगा। हाँ, तो ये बायोटेक एबायोटिक पॉलिनेशन होती है। तो विंड से भी होती है, पानी से भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा 80% बर्ड से भी होती है, बैट्स से भी होती है, जैसे चमगादड़ कहते हैं, रोडेंट्स। तो ज़्यादातर जो 80% है वो शहद की मक्खियों से या हाइमेनॉप्टरन बीज से, सॉलिटरी बीज से पॉलिनेशन। अच्छा, जब हम हनी बी की बात करते हैं तो एक फॉरेन से आता है, अब तो बड़ी मूवीज भी इस पे बन चुकी है हनी बीज के हवाले से। हनी बीज का जिंदगी गुजारने का एक स्टाइल होता है, कॉलोनीज में रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं, क्वीन जो होती है खातून उन्हें हेड करती है और बाकी उसके वर्कर्स होते हैं। और ठीक है, ये आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल सही है, यही होता है। ये सोशल इंसेक्ट है, ये एक खानदान की सूरत में रहती है और हमेशा हर खानदान में एक मलिका होती है जो कि हेड करती है। क्या बात, जो कि और ये जिसे कहना चाहिए फीमेल डोमिनेटेड कम्युनिटी है एक तरह से। इसमें वर्कर्स जो होती हैं वो भी फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल, जो वर्कर्स होती हैं वो भी मादा होती हैं, ठीक है, और जो मलिका है वो भी मादा है। और जो तीसरा इसका कंपोनेंट है नर का, वो थोड़ा होता है, यानी सैकड़ों के हिसाब से नर होते हैं, हजारों के हिसाब से मक्खियाँ होती हैं, यानी कारकुन मक्खियाँ होती हैं, और सिर्फ एक मलका होती है जो कि पूरे खानदान की माँ होती है। ठीक है, इनके भी कोई इलेक्शन वगैरह होते हैं कोई? हाँ, इनके यहाँ बड़ा कंसेंसस होता है। मसलन अगर इन्होंने जाना है खुराक के लिए, तो मक्खियाँ जाएंगी खुराक का सर्वे करने के लिए कि कितनी दूर पे खुराक है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड नेक्टर है, और किस जायके का है, किस उसका है, वो लेके आती हैं सैंपल अंदर। और जिस वक्त अपना सैंपल लेकर आती हैं पोलन का, यानी जरीगुल का और नेक्टर का, तो वो एक सैंपल के तौर पे पेश करती हैं घरेलू मक्खियों पर, मक्खियों को देती हैं ताकि इन्हें चखो और इन्हें हमें बताओ कि हम क्या करें। और इस तरह से वो एक नाच पेश करती हैं। अच्छा, नाच हनी बी का ये कम्युनिकेशन है इनकी आपस में मक्खियों की ना, कि एक दूसरे को मैसेज दे रही हैं। तो फिर जब ये मैसेज देती हैं, सैंपल भी देती हैं, डांस भी करती हैं, तो इससे ये होता है जब वो घरेलू मक्खियाँ उसको चखती भी हैं और फिर उनके डांस में जो मैसेज दिया हुआ होता है कि ये खुराक जो है कितनी दूर है, किस सिमत में है, यानी सूरज के साथ वो अपना सिमत वो तयन करती हैं और बताती भी हैं घर में। डांस जितनी तेज़ी से करेंगी उसका मतलब है खुराक के जो सोर्स है, फूल जो सोर्स हैं, वो उतने ही नज़दीक हैं। जितनी आहिस्ता डांस करेंगी, और फिगर ऑफ 8 में डांस करती हैं छत्ते के ऊपर। अच्छा, तो इससे मक्खियाँ अंदाज़ा लगाती हैं, फिर ये उनका कंसेंसस होता है, वो भी जाती हैं। ठीक है, जो पहले वाली मक्खियाँ गई होती हैं उनको स्काउट बीज कहते हैं। स्काउट बीज कहते हैं, और वो सैंपल लेके आई, बताया उन्होंने। और फिर जो घरेलू मक्खियाँ उन्हीं की डायरेक्शन में जब जाती हैं और लेके आती हैं, तो फिर कंसेंसस होता है कि अब इधर जाना है या इधर जाना है। पूरी एक टीम वर्क है उनका भी, और मेरा ख्याल है इंसानों को इससे बहुत कुछ सीखने की, समझने की जरूरत है। एंड मूविंग ऑन टू नाइला सादत, और नाइला आज हम बात करेंगे अबाउट बैड हैबिट्स। कुछ लोग अनोइंग हैबिट्स जो तंग करने वाली आते हैं, बैड हैबिट्स, उनमें कौन कौन सी आती हैं? बुरी इसका मैं ये कहना चाहूँगी कि बुरी अच्छी आदतें जो उनकी इब्तदा होती है वो हमारे घर से ही होती है। ठीक है, जो पहली मतलब जो हम सीखता है बच्चा, वो मतलब अपने घर से ही आप शुरू करते हो। ठीक है, कि और वो वही आदतें होती हैं कि जो आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, आपके मतलब जो घर वाले इर्द गिर्द फैमिली मेंबर्स में बच्चे को तो कुछ पता अगर नहीं अच्छी बातें घर से सीख रहे हैं तो बुरी आदतें भी घर से, मतलब वो तो दोनों बुरी अच्छी दोनों चल रही होती है ना, साइड बाय साइड चल रही होती है। अब ये होता है ना कि उस माहौल में बच्चा रह रहा है, उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि जो बाहर की दुनिया में बुरी चीज़ आदत है, वो अगर फैमिली में प्रैक्टिस हो रही है तो वो उसी तरह से एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, तो उसको अजीब चीज़ नहीं लगेगी। लेकिन जो बच्चा वही बाहर जाएगा, उसका मजाक का निशाना उसको बनाया जाएगा, या मतलब वो फिर इस तरह फ़र्क पड़ जाता है कि इस तरह लोग बच्चों को पता चलना शुरू होता है। तो इसमें ये होता है ना कि जिस तरह के इब्तदा तो यही होती है, लेकिन कुछ बाद में जो डेवलप होती हैं वो मेरे पास एक पूरी एक लिस्ट भी है वैसे आदतों की, मैं आपको बताऊंगी। चंद बता दें ताकि जल्दी से हमारे व्यूअर्स एकदम उनको समझ आए कि अच्छा ये बुरी आदतें हैं, वो देखेंगे इर्द-गिर्द मौजूद होंगी। हाँ, एक तो जैसे अगर आप खुद में भी हो कुछ तो इमोशनल बैड हैबिट्स आप कह सकते हो, या अनोइंग हैबिट्स, जिस तरह आप मतलब आपका मूडीनेस होता है, ये इस तरह की आदतें होती हैं। या आप क्रिटिसिज्म करते हो किसी पे, लोग आपको पसंद नहीं करते, आप किसी की बात काट देते हो, क्रिटिसिज्म या किसी की बात काट देना, उसको बोलने नहीं देना, या मतलब इस तरह की जो बातें होती है, इमोशनल मैनिपुलेशन भी कह सकते हो आप। और अच्छा, फिर उसमें एक आ जाता है आपकी ईटिंग हैबिट्स आ जाती हैं।
खाने पीने की आदत। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल आप अपने घर से सीखते हो। ठीक जो है। खाने पीने की आदत वो बच्चा अपने घर से शुरू करता है। ठीक है, कोई मुंह खोल के खा रहा है या मुंह में के चेहरे नवाला है पे तो लगा हुआ बात है। कर रहे हो आप। Okay. और मतलब ये है कि इस किस्म की आदतें जो है खाने पीने में आ जाती हैं। ठीक फिर है। आपका होता है कि जैसे आप कान खुजला रहे हो, नाक में उंगली कर रहे हो, मतलब ये बच्चे इस तरह उनको ये नहीं होता, पता नहीं उनको होता। ठीक है, उन्हें गाइड ही नहीं किया उनको गया। गाइड नहीं किया, क्योंकि अगर वो उनके पेरेंट्स भी यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। Okay. अच्छा, जैसे सर खुजला रहे हैं, ये बॉडी पार्ट्स को खुजला रहे हैं, मतलब ये चीजें हाँ, आपको उनके लिए प्रैक्टिस है। लेकिन या आप खांस रहे हैं तो हाथ खांस नहीं रख रहे हैं, रहे। मुंह नहीं हाँ, हाथ ये नहीं छोटी छोटी मतलब देखने में उनको लगता होगा कि छोटी छोटी बातें, लेकिन ये अनोइंग बहुत हैबिट्स matter होती करती हैं। हैं, right. अच्छा, फिर आप जैसे बाहर निकलते हो, अच्छा नाइला, ये तमाम बातें एटिकेट्स में आ जाती हैं। बिल्कुल आपके एटिकेट्स में आती हैं। तो ये तमाम एटिकेट्स डेफिनेटली शुरू तो इंसान घर से ही सीखता है और वालिदैन ही सिखाते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर एलिजबेथ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर नाइला सादत मौजूद हैं। आज 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं। और अच्छा नाइला, इसी बात को आप कंटिन्यू कर रही थी कि बाहर जाते हैं तो क्या होता है? जैसे फिर बच्चा जब बाहर पहले तो स्कूल में जाता है जैसे बच्चा, तो वहाँ पे जाहिर है कि हर तरह के माहौल से बच्चे आए होते हैं, उनमें इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेट करता है बच्चा। तो उसमें ये होता है ना कि मतलब फिर वो जब वो देखता है तो उसको दूसरे बच्चे और फिर मजाक का निशाना बनता है, रिलेशन होती है। तो अब उसको इस बात की समझ नहीं आ रही होती, और जाहिर है कि ये फिर साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रहा होता है बच्चे के माइंड पे कि मेरे में क्या, मतलब मैं क्यों डिफरेंट हूँ, किस वजह से मैं डिफरेंट हूँ और मुझे क्यों ये इस तरह किया जा रहा है। और कई दफ़ा तो मैंने देखा है कि जो बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े उनको मतलब इतना शऊर होता है, वो एकदम पिक करते हैं चीज़ों को। जैसे ही स्कूल में जाते हैं वो एकदम मतलब वो खुद सेंस उनमें इतनी स्ट्रांग होती है, शार्प होती है कि वो सेंस करते हैं और वो वही आते हैं जो मतलब समझते हैं कि अच्छी चीज़ है, उनको कॉपी। लेकिन उसमें फिर कई बैड हैबिट्स भी आ जाती हैं, वो भी हो सकता है। कुछ अच्छी और बैड हैबिट्स, फिर बच्चा एकदम, और कुछ बच्चे बिल्कुल विड्रॉ कर जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स्ड हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम में कोई कमी है, तो वो फिर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा बजाय इसके पढ़ाई और हर लिहाज से फिर उनको इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम डॉक्टर एलिजबेथ की तरफ बढ़ेंगे और जानना चाहेंगे, एक तो हमने हनी बी के लाइफस्टाइल पे बात की, इसके अलावा पाकिस्तान में जो हनी बी का हो रहा है, हनी बी कीपिंग, मगज़बानी, ये इससे थोड़ा रिलेटेड मगज़बानी। अच्छा, ये किस हद तक पाकिस्तान में इसको फ़रोग़ दिया जा रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 4000 तरबियत याफ्ता मगज़बान हैं। ओके। और उनके पास तकरीबन 4 लाख शहद की मक्खियों की कॉलोनियाँ हैं। ज़बरदस्त। और तकरीबन 12,000 मेट्रिक टन इस वक्त प्रोडक्शन है, हनी की प्रोडक्शन है। तो इसके अलावा सिर्फ हनी ही नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने अभी मुख्तलिफ तरबियती कोर्सों में उनको ये भी बताया है कि सिर्फ हनी ही ना आप प्रोड्यूस करें, बल्कि इसमें से मोम आप ले सकते हैं, इसमें से वैक्स, मोमी जो होता है, बीज वैक्स जिसे कहते हैं, और जरगुल, इसके अलावा रॉयल जेली, इसके बाद प्रोपोलिस, ये सब चीज़ें आप मक्खियाँ भी हासिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप एक जैसे कहना चाहिए, जैसे कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है कि भाई इसमें शिफा है, तो सिर्फ हनी में नहीं बल्कि इसकी बाकी चीज़ों में भी काफ़ी शिफा है। और लोग इससे डिफरेंट, चाइना में जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज इनमें से इनकी टैबलेट्स बनाती हैं, पॉलन की टैबलेट्स बनती हैं, प्रोपोलिस की टैबलेट्स बनती हैं, और लोग खाते हैं एज अ हेल्थ फूड इसको। और ये मैं जानना चाह रही थी कि यहाँ लिखा हुआ है कि शहद की बरामद से कसीर ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान के लिए कमाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं, इसमें कोई मुश्किलात हैं या क्या है? जैसे 12,000 मेट्रिक टन हम हनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें से तकरीबन 1/3 जो है, बल्कि कि 1/4 3,000 मेट्रिक टन जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में। जैसे हो गया है सऊदी अरेबिया और दुबई, इस तरह ओमान की तरफ सब हमारा हनी जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। और बेरी का शहद जो सॉल्ट रेंज के इलाके में, जैसे चकवाल है, तलागंग है, अकोहाट है और अटक है, इस पर बेरी के मतलब कुदरती तौर पे बहुत सारे जंगलात हैं। तो जिससे ये हनी हासिल करती हैं मक्खियाँ, और उस वक्त सारे मगज़बान जो हैं अपने शहद की मक्खियों की कॉलोनियाँ उसी एरिया में ले जाती हैं, मसलन सितंबर अक्टूबर में। और तकरीबन 6 हफ्ते के बाद मक्खियाँ इस काबिल होती हैं कि उसमें से शहद कशीद किया जाए, ले लिया जाए। और ये शहद बहुत ही जायकेदार, बहुत ही खुशबूदार। सबसे बड़ी इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये रिच इन आयरन है। और दूसरा इसकी अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि ये जमता नहीं है।
ठीक है। अमूमन सारे बेरी का शहद शहद। हाँ, बेरी का शहद नहीं जमता। और इसकी जो है ना टेस्ट डेवलप हुआ है मिडल ईस्ट कंट्रीज में। वो समझते हैं कि सिर्फ यही एक शहद है जो कि शहद कहलाया जाए, क्योंकि उनके अपने इलाके में भी ये वाला शहद बहुत होता है। तो इसलिए पाकिस्तान से ये वाला शहद बहुत जा रहा है एज एन और बहुत से हमने नाम सुने हुए, छोटी मक्खी का शहद, बड़ी मक्खी का शहद, और पता नहीं कौन कौन से शहद। इस पे हम डेफिनेटली गुफ्तगू करते हैं। हाँ, शहद जो अमूमन चाहिए कि फ्रेश खा लिया जाए। अच्छा। इसलिए कि उसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो फ्रेश होते हैं। ठीक है। और उसमें न्यूट्रिटिव भी उसकी जो कहना चाहिए ना मिनरल्स वगैरह उसमें फ्रेश होते हैं, तो वो उस वक्त खा लेना चाहिए। लेकिन अगर पुराना भी हो जाए शहद तो उसमें एक HMF कहते हैं केमिकल, जो कि शुगर की एसिमिलेशन से या उसमें के रिएक्शन से उसमें वो केमिकल बढ़ता है, जिसकी वजह से शहद का रंग काला हो जाता है। और ज़्यादा पुराना शहद लोग इसलिए भी कहते हैं कि अच्छा होता है बीमारियों के अगेंस्ट, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बढ़ जाता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज एन एंटीबायोटिक यूज़ होता है। तो हनी जो है पुराना भी हो जाए तो इस्तेमाल के काबिल है, अगर वो सड़े ना। एक्सपायरी नहीं है इसकी? एक्सपायरी होती है 1 ईयर मेरे हिसाब से। 1 साल में शहद को खा लेना चाहिए। ठीक है। तो रखना नहीं चाहिए। ताज़ा शहद ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा होता है। हाँ। ठीक है जी। लेकिन अगर पुराना हो जाए और वो उसमें सड़ान की खुशबू ना हो तो वो फिर भी इस्तेमाल के काबिल है। ओके। और जिस तरह इन्होंने बताया कि बच्चों को हम खांसी वगैरह के लिए भी देते हैं, तो यकीनन शहद में बहुत सी फ़ायदियत है। इस हवाले से अगर आप गुफ्तगू करना चाहें, अगर आपको एज बिजनेस और इसका शौक़ है हनी बी कीपिंग का, तो आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकती हैं। डॉक्टर स्टीफन जो है हमारे डॉक्टर एलिजबेथ स्टीफन हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकती हैं। डॉक्टर नाइला, आपकी तरफ पढ़ेंगे। वी वर टॉकिंग अबाउट सम अनोइंग हैबिट्स, ऐसी आदतें जो कि दूसरों को बुरी लगती हैं। और शायद हो सकता है खुद को भी बुरी लगती हो, लेकिन अनकॉन्शियसली इंसान वो कर रहा होता है। ये आते अगर किसी बच्चे में डेवलप हो जाए तो उसको कैसे रोका जाए? कुछ लोगों को नेल बाइटिंग की आदत होती है। अच्छा, ये आदत का ये है ना कि जैसे कुछ तो आप आदत वो होती है, हैबिट्स होती है ना कि जो आप कंटिन्यूसली कुछ करते रहते हो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक हो जाती है वो आदत। आपको पता भी नहीं चलता कि आप किस वक्त क्या कर रहे हो। मतलब ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो बच्चों के लिहाज से बहुत जब छोटे बच्चे हों, जाहिर है कि अब फिर वही बात सोनिया आ जाती है कि अगर घर में है तो पेरेंट्स भी अगर वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर रोल मॉडल ही खुद कर रहे हैं, हाँ, तो फिर वो किस तरह बच्चा मतलब वो सीखेगा। यही बात होती है कि फिर ऐसे उनमें से कुछ बच्चे बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर कुछ पेरेंट्स उसके बावजूद भी अगर कुछ बच्चे ऐसी, जैसे नेल बाइटिंग की आपने बात की है, वो तो खैर बहुत छोटे हैं, उनको तो उस वक्त जब बहुत छोटे हों तो उस वक्त उनको नाइला इस बात को कंटिन्यू करते हैं कि बच्चों की नातों को कैसे छुड़वाया जाए। लेकिन इस वक्त हम बढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आपसे मिल रहे हैं ब्रेक के बाद।